जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 का लेक्चर नंबर 2 आज का हमारा, और आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे बाकायदा ऑफिशियली आज से। प्रीवियस लेक्चर हमारा ओरिएंटेशन लेक्चर था जिसमें कोई हमने टॉपिक या डिस्कशन नहीं की थी ऑफिशियली। तो आज बाकायदा हम कॉन्सेप्ट्स का आगाज करेंगे और हम शुरू करेंगे बिजनेस पोर्शन से। जैसे प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस के पोर्शन से मैं शुरू करूंगा, और वजह भी बताई थी मैंने कि वो क्योंकि बिजनेस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे कंपनी लॉ में भी है। तो ये कॉन्सेप्ट्स हमारे इधर से बेसिक्स बनेंगे, तो फिर आगे इंशाल्लाह जब हम इसको प्रोसीड करेंगे तो जस्ट मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट के बारे में, आप कहेंगे हाँ हाँ सर ये तो हमें आता है। तो 2 ये रिलेट करता है ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। इसके बारे में अभी आपको नहीं पता, 1 बाय 1 एक एक चीज में आपको बताऊंगा। आज का हमारा एजेंडा होगा इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उससे पहले जो आज नए हमारे मेहमान हैं, नए स्टूडेंट हैं, उनको मैं बता दूं। एक तो आप वो लेक्चर सुन लें, ओरिएंटेशन लेक्चर। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको बेसिकली जो सब्जेक्ट है उसके नेचर का अंदाज़ा होगा, और प्लस एग्जामिनर का जो स्टाइल है उसका भी आइडिया हो जाएगा। क्योंकि हम आए हैं पीआरसी से, और पीआरसी में हमारा एमसीक्यूज बेस्ड पेपर हुआ करता था, और हम जाके कंप्यूटर पे सिर्फ ये करना है कि इधर कॉन्सेप्ट सुने, कुछ ब्रीफली चीज़ों को याद किया और जाके उसको वहाँ पे अप्लाई करना होता था। ऐसे ही है। अब हम बड़े हो चुके हैं, अब वो नहीं होगा, अब सिलसिला कुछ डिफरेंट है। अब एग्जामिनर का स्टाइल भी डिफरेंट है, अब वो पूछेगा डिफरेंट तरीके से। हाँ एमसीक्यू जरूर होंगे, एमसीक्यूज का स्टाइल भी वही होगा, लेकिन इसका एक तो ये डिफिकल्टी लेवल इंप्रूव करेगा, वो इंक्रीज करेगा। और दूसरा, जब वो एमसीक्यूज पूछेगा तो जैसे हम पीआरसी लेवल पे एमसीक्यूज को हैंडल करते थे, शायद इधर सोचने का हमारा थोड़ा सा अंदाज भी और डिफरेंट होगा। जैसे वो पूछेगा उसके मुताबिक हम उसको आंसर करेंगे। लॉ के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं, प्रीवियसली मैं बता चुका हूं, लॉ आप खुद से पढ़ेंगे, या आपको मैं किताब दे दूं ना, ये आप खुद से पढ़ लेंगे, आपको बात समझ आ भी जाएगी। क्या होगा? आपको सारी बातें समझ आ जाएगी, पर जो आपको समझ आएगा ना वो एक्चुअल में होगा नहीं। सो लॉ की खूबसूरती यह है कि जब हम खुद से पढ़ेंगे तो लॉ को हमें समझ तो आ जाती है, वो अंडरस्टैंडिंग हमारी होती है। लॉ वाले कहते हैं कि लॉ मुश्किल नहीं है, लॉ हमें समझ आ जाएगा, लॉ की इंटरप्रिटेशन मुश्किल है। क्या मुश्किल है? लफ्ज खुद इंटरप्रिटेशन एक मुश्किल लफ्ज है। इसको मैं बता दूं आपको कि लॉ का जो मतलब होता है वो कुछ और होता है, हम समझते कुछ और है। अभी ये है ना, हमें पता होता है भाई, जिस भी गुनाह का आपको नहीं पता, अगर वो गलती से काम हो गया तो आपको गुनाह माफ है ना, आपको गुनाह माफ है। यही बच्चे कॉन्सेप्ट लिखी हुई है, बच्चे यही कॉन्सेप्ट लॉ पे अप्लाई करते हैं। मुझे तो लॉ का पता नहीं था, वो रेड सिग्नल था, मुझे लगा शायद वैसे ही है। हमारे घर में भी है ये रेड सिग्नल, हमने बच्चों के लिए लगाए हुए, चले एंटरटेन रहेंगे। वो रेड सिग्नल था, मैं क्रॉस कर लिया। लॉ कहता है नहीं 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 नहीं, उस लाइन में यही लिखा हुआ है, पर उस लाइन का मतलब यह है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको लॉ का पता नहीं था और आपने लॉ की वायलेशन की है, तो लॉ कहता है अब आपको कोई माफी नहीं है, आपको माफी नहीं है कि मुझे तो लॉ का पता नहीं था। वो कहते क्यों नहीं पता था? आपको पता होना चाहिए था। मर्डर मुझे पता नहीं था, मर्डर पे क्या होगा? अच्छा चलान हो गया, सर मुझे तो पहले आपने बताया ही नहीं। आपको पहले बताना चाहिए था कि ये अगर मैं रेड सिग्नल क्रॉस करता हूं तो ये लॉ की वायलेशन है, तो लॉ की वायलेशन पे मुझे पेनलाइज किया जाएगा, ये कोई प्यूनिटिव एक्ट है, मुझे तो इस बात का पता नहीं था। तो लॉ कहता है अगर आपको पता नहीं था तो आपको कोई माफी नहीं, आपको पता होना चाहिए था। तो ये लॉ है, जब खुद से पढ़ेंगे आ जाएगी समझ, मुश्किल नहीं है, पर जो समझ आएगी इंशाल्लाह होगा नहीं, वैसे होगा नहीं। सो लॉ में आपको ज्यादा कोई टेक्निकल सब्जेक्ट ये नहीं है। हाँ आपको सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत होती है, तो वो डायरेक्शंस मैं आपको दूंगा। ठीक है, मैं आपको वो प्रोविजन बताऊंगा कि इस प्रोविजन का एक्चुअल में मतलब ये है, और जो आप पढ़ेंगे, पढ़ के आपको समझ आएगा वो कुछ और होगा। लॉ एक तो आई के आपकी किताब से पढ़ सकते हैं, स्टडी रिसोर्सेज की हमने प्रीवियसली बात की थी, ओरिजिनल लॉ से भी आप पढ़ सकते हैं।
ओरिजिनल लॉ से मुराद यह है कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस है उन्होंने जिन अल्फाज में लिखा हुआ है, या जो लॉयर्स हैं हमारे जिन अल्फाज में उन्होंने लिखा हुआ है, वो अल्फाज भी आप पढ़ सकते हैं। वो होते हैं एक्टिव वर्ड्स। क्या होते हैं? कुछ फ्रेजेस होते हैं ना, एक्टिव फ्रेज और पैसिव फ्रेज, शायद आपने ये कभी इंग्लिश में ये पढ़ा होगा। एक्टिव और पैसिव का क्या मतलब होता है? कौन सी जो फ्रेज होती है वो मुश्किल है यूजुअली, जो है वो पैसिव, वो मुश्किल होती है या एक्टिव मुश्किल होती है? एक्टिव और पैसिव की कोई एक एग्जांपल दे दें। हाँ, क्लोज द डोर कौन सा है? एक्टिव। बताएं मैसेज पूरा है कि नहीं? कंप्लीट मैसेज है ना? अच्छा, पैसिव में क्या होता है? हाँ, वही बात होती है, अजीब तरीके से जो है वो बयान करते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है? रुको मत जाने दो, क्या मतलब इसका? जी हाँ, अब देखा आपने, डिफरेंट लोग जो है उनकी परसेप्शन, वो लॉ को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। एक और जो है वो आप देखें, क्या लिखा है? जी नहीं नहीं, ये तो पहले तो आप कुछ और कह रहे थे। जुमे के दिन दुकान, हाँ, तो ये इंटरप्रिटेशन का मसला होता है लॉ में, इंटरप्रिटेशन का मसला होता है। अब एक वर्ड से पूरा उसका मानी चेंज होगा। सो वो जो स्पेसिफिक अल्फाज होंगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है, डायरेक्शन मैं दूंगा। अब मैं ऐसे करता हूं, अब मानी चेंज, अब मानी चेंज ना, जुमे के दिन दुकान, नहीं नहीं, अब जुमे के दिन दुकान बंदर खा जाता है। अब ये ले, अभी भी वही, अब देखें, हाँ, बंद रखा जाता है। जहां पे गैप होता है वहां पे आपको पता है कि उसका मानी चेंज हो जाता है। जैसे पहले वो सेंटेंस में रुको मत जाने दो, अब पॉज ना लेता मैं, रुको मत जाने दो, हाँ, तो ये इसका मानी डिफरेंट हो जाता है। तो बच्चों लॉ भी ऐसा ही है, लॉ भी ऐसा ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मैं आपको डायरेक्शन दूंगा, उस डायरेक्शन के मुताबिक आप इसको लॉ को इंटरप्रेट करेंगे, इसी तरह हम इसको सीखेंगे और याद करने की प्रैक्टिस जो है वैसी हमारी चलती रहेगी इंशाल्लाह, ठीक है। चलें, रिसोर्सेज के बारे में जो मैंने आपको बताया था, स्टडी रिसोर्सेज, वो आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ICAP की किताब से तो हम नहीं ना पढ़ेंगे, वजह मुश्किल है, मुश्किल है, याद कहाँ से करेंगे? किताब से, शाबाश, इधर से आप याद करेंगे। तो ये और ICAP की किताब में फ़र्क होगा ना, क्योंकि ये मेरा लॉ है, वो ICAP का लॉ होगा, एग्जामिनर का अपना लॉ और आपका अपना लॉ। हाँ, एग्जामिनर कहता है, ये एग्जामिनर, बच्चों मैं आपको दिखाऊंगा, ये एग्जामिनर पता है क्या कहता है? बच्चा पेपर दे के आता, सर बहुत अच्छा मेरा पेपर हो गया। कैसे? जो उसने कहा था एज इट, जितना लॉ आता था ना सारा लिखा आया हूं, सारा लिखा हूं जितना लॉ होता था। एग्जामिनर भी यही कहता है, आपको जितना लॉ आता है आप लिखे चले गए हो, जो मैंने पूछा था वो तो आपने लिखा ही नहीं। आपको लॉ आता है, आप लिखे आगे, पर जो उसने पूछा था वही नहीं लिखा। सारा कुछ लिख लिया, जो उसे चाहिए था वो नहीं लिखा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, रीजन ऑफ फेलियर नॉट अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जामिनर। एग्जामिनर जो आपसे रिक्वायर करता है वही आपको बात समझ नहीं आई, वो पूछेगा कुछ और, आप लिखे कुछ और आएंगे, जो आप लिखे आएंगे वो 110% सही होगा। जो लिखा आपने, मैं ये नहीं कह रहा गलत लिखे आए होंगे आप, आपने बिल्कुल सही लिखा होगा। लॉ लिखा है, लॉ भी सही लिखा है, पर रिक्वायर्ड नहीं था वो आपसे, लॉ रिक्वायर्ड नहीं था। एक जगह पे और भी होगा, जब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपसे पूछूंगा कि बताएं ये कॉन्सेप्ट ऐसे है, ये कॉन्सेप्ट मुझे बताएं, आप मुझे वो कॉन्सेप्ट भी बता देंगे, वो कॉन्सेप्ट होगा गलत। उसकी वजह क्या होगी कि वो कॉन्सेप्ट पूछा उसने किसी दूसरे तरीके से, किसी कोई दूसरा कॉन्सेप्ट है, आपने बताया कुछ और। आगे चल के आएगा एक कॉन्सेप्ट गिफ्ट का होता है,
और दूसरा कॉन्सेप्ट है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अब ये दो कॉन्सेप्ट हैं, अब ये तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। उसने सिनेरियो दिया कि हमने मैंने फॉर एग्जांपल अपने भाई को मैं ये गिफ्ट ट्रांसफर करता हूं। उसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये है कि गिफ्ट के लिए कुछ शराइत हैं कि गिफ्ट जो है वो कंप्लीटेड होना चाहिए, ट्रांसफर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, उसको हम सही गिफ्ट मानेंगे। अब आपने देखा कि ये तो गिफ्ट की बातें हो रही है, सारा कुछ गिफ्ट का सारा कुछ लिखे आ गए। एग्जामिनर कमेंट्स आते हैं भाई भाई है तो ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, इसमें गिफ्ट वाला केस वो स्टूडेंट ने डिस्कस किया क्योंकि नहीं करना था वो। सो इस तरह एग्जामिनर कहता है कि मैं आपसे पूछता कुछ और हूं, आप बताते कुछ और है, तो ये मैं इंशाल्लाह इस वजह से आपको गाइड करूंगा कि इस केस में हमने क्या लिखना है और कितना लिखना है, जो ख़ास तौर पे रिक्वायर्ड है केस स्टडीज़ में। ठीक है, मैं इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बार बार बता रहा हूँ कि बच्चों ये केस स्टडी ही हमारे पेपर पास भी ये केस स्टडी करवाएगी, और अनफॉर्चुनेटली अगर हम रह भी जाते हैं तो शायद हमारी डेफिशिएंसी सिर्फ यही होगी, क्योंकि बाकी तो हमारे कॉमन प्रैक्टिस में है चीज़ों को याद करना और MCQs को अटेम्प्ट करना, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कमेंट किया था कोई बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं होंगे, बस ये देखें छोटा सा ही चैप्टर है, इतना छोटे छोटे से सारे चैप्टर्स होंगे। ये जो हमारे नोट्स हैं ये आई कैप के रिप्ले का है। आई कैप में अगर ये चैप्टर 2 है तो हमारा भी ये चैप्टर 2 होगा। आई कैप में भी जो नाम है वही इधर नाम होगा। आई कैप में ये जो टॉपिक होते हैं वो एक तो ये मर्ज होते हैं, अब पता नहीं चलता कौन सी बात कहानी कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे डिस्कस करना है और क्या तरतीब होनी चाहिए। तो वो लॉजिकल सीक्वेंस जो है वो ऐसे मेन टॉपिक्स, मेन हेडिंग्स में इसको हमने इनक्लोज किया होगा। उसके बाद इसके सब टॉपिक और भी होंगे, लेकिन ये मेन टॉपिक होंगे, और आपने ये मेन टॉपिक या ये पहला पेज याद रखना है, याद करना भी है और याद रखना भी है। आपसे कोई पूछे क्या आप लॉ पढ़ते हो, क्या पढ़ा है आपने लॉ में, आपने क्या पढ़ा आपने लॉ में, अगर मैं आपसे 2-3 चैप्टर के बाद पूछूंगा ना, हाँ भाई चैप्टर 1 तैयार है, आप कहेंगे सर चैप्टर 2 तैयार है, सर तैयार है, चैप्टर 3 तैयार है, सर तैयार है। मैं कहूंगा अच्छा सुनाओ, आप कहेंगे नहीं सर आप पूछे, आप सवाल पूछे, मैं आपको बताता हूं। मैं चाहता हूं कोई आपसे पूछे आपने लॉ में क्या पढ़ा हुआ है, तो आप उससे कहें ठीक है आप बैठो मैं सुनाता हूं। आप उससे क्या, चैप्टर नंबर 2 से शुरू होता है लॉ हमारा, ऑफर एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन, उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर इट्स एसेंशियल्स एंड रिवोकेशन, एक्सेप्टेंस इट्स एसेंशियल्स एंड रिवोकेशन। ये सारी बातें आप उसे जो है वो फिर सुनाना शुरू करते हैं। जैसे एक हाफिज होता है ना, आप उससे कोई एक लुकमा दो और उसके बाद तो शुरू हो जाता है नॉन स्टॉप। आपने हाफिज की तरह इसी तरह नॉन स्टॉप शुरू हो जाना है बच्चों। इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको ये हेडिंग एंड सब हेडिंग याद है तो पेपर में जहां से वो सवाल टेस्ट करेगा उसके लिए शर्त यह है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर पूछा हुआ है उसने, उसमें कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव में ये कौन सी के सब हेडिंग है। जब आपने वो एरिया एक दफा क्लासिफाई कर लिया कि हाँ ये वो टारगेट एरिया है, उसके बाद क्या लिखना है, कितना लिखना है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों को आता है खास तौर पे ये थ्योरेटिकल और केस स्टडी वाले पेपर में, वो ये है क्या लिखना है, कितना लिखना है। आपसे कोई पूछे लॉ आता है, बिल्कुल आता है, क्या लिखना है, कहां से शुरू करेंगे, मैं आपको केस स्टडी दूंगा, एक नहीं बहुत सारी केस स्टडीज होंगी, और फिर आप कहेंगे हाँ सर ये केस आइडेंटिफाई कर लिया मैंने, केस तो ये है, अब इसमें लिखना क्या है। एग्जामिनर ये नहीं कहता जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा टॉपिक है रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। अब उस सिचुएशन में, उस केस स्टडी में ऑफर एक होगी, ऑफर क्या है पता नहीं, उस ऑफर को रिवोक किया जाएगा। कोई इन कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन होगी कि ऑफर खत्म हो रही है। रिवोक का मतलब होता है खत्म होना, ठीक है, लैप्स का मतलब खत्म होना होता है, ऑफर खत्म हो रही होगी। अब आपको ये कंडीशंस याद है कि ऑफर ऐसे खत्म होती है, लेकिन उस केस स्टडी पे ये इसको अप्लाई करना आपको नहीं आया, पता नहीं मैं कहां से लिखूं, क्या यहां से शुरू करूं, इधर तक सारा लिख दूं कि इसकी वजह से ये ऑफर खत्म हो गया। नहीं, उसने कहा होगा कि ऑफर एक पार्टी की डेथ की वजह से ये ऑफर खत्म हो रही है, उस सिनेरियो में इसका जिक्र होगा। तो बताएं शाबाश क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, नहीं यहां से शुरू करेंगे, इधर से शुरू करेंगे और यहां पे खत्म करेंगे, ठीक है।
और इसमें भी आपने कुछ अल्फाज को एक्सक्लूड करना है। अगर डेथ की उसने बात की है तो फिर ये इंसेनिटी का लफ्ज नहीं आएगा, इंसेनिटी का लफ्ज नहीं आएगा। और इसमें चांटी और भी करेंगे, जैसे ये लिखा हुआ यहां पे इफ द ऑफरी डाइज, आगे लिखा होगा इफ द ऑफरर डाइज। अब अगर बात हो रही है ऑफरर की डेथ की तो बताएं सब वहां से शुरू करेंगे ना, फिर कहां से शुरू करेंगे? यहां से शुरू करेंगे, फिर यहां से शुरू करेंगे। एग्जाम में हमने लिखना इतना ही होगा, इतना सा लिखना होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, यकीन करें इससे ज्यादा नहीं होता। पर क्या लिखना है यह सबसे बड़ा चैलेंज होगा। कहां से शुरू करना है, कहां पे इसको खत्म करना है, यह हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। जो बच्चों को यह कहानी नहीं समझ आती, कहां से करूं, इसकी प्रैक्टिस हमने करनी है। कल भी और आज अगेन मैंने यही बात आपको समझाई है कि केस स्टडी के लिए तैयार रहें, केस स्टडी के लिए तैयार रहें, ठीक है ना। चले अब जो है वो हम बकायदा अपने कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये भी आई कैप की किताब अगर आप देख लिया करें, बरकत के लिए देख लिया करें। उसका फायदा क्या होगा कि कंप्लीटनेस इंश्योर हो जाएगी कि हाँ जितने भी आई कैप के टॉपिक्स हैं वो हमारे नोट्स इसको कवर कर रहे हैं और हमने वो सारे कर लिए हैं, ठीक है। बस कंप्लीटनेस इंश्योर हो जाएगी, तसल्ली एक हो जाएगी, हाँ सही डायरेक्शंस पे चल रहे हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट। इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट से पहले ये हमारा बिजनेस लॉ का पोर्शन है, कंपनी लॉ इसके बाद हमने करना है। मैंने बिजनेस लॉ को क्यों चूज किया ये सुन लें। मुझे बताएं लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, या लॉ की जरूरत कब पड़ती है? शाबाश, लॉ की जरूरत ही क्यों पड़ी? जी, निजाम बनाने के लिए। आपके घर के निजाम के लिए भी कोई लॉ है? हाँ, कोई रूल्स है? हाँ, क्या घर में जो है वो पहले से लिखे हुए हैं, जो 10 बजे के बाद आएगा खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। और ये रूल्स क्यों सेट किए हैं और कब सेट किए? सही बता रहा हूं, ये ऐसे ही है। कॉलेज में आते हैं, कॉलेज के भी कुछ रूल्स होते हैं ना। बताइए ये रूल्स क्यों बनाए गए हैं? डिसिप्लिन को शाबाश मेंटेन करने के लिए। और मेंटेनेंस की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, इसका मतलब इससे पहले वायलेशन हो रही थी ना, या वायलेशन हो चुकी है, तो लॉ की जरूरत उस वक्त पड़ी जब डिस्प्यूट राइज हो गया। जब भी डिस्प्यूट राइज होता है उस वक्त हमें कुछ फॉर्मल रूल्स की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हमने हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने हमें एक लॉ दिया है, ठीक है। अच्छा, हम बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है ये वो लॉज हैं जो बिजनेस पे अप्लाई होगा, बिजनेस पे अप्लाई होगा ना। अगर मैं आपसे पूछूं, बताया आपने अकाउंटिंग में पढ़ा है, बिजनेस में मोस्टली कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही होती है? बिजनेस की ट्रांजैक्शन मोस्टली कौन सी होती है? सेल परचेज की ट्रांजैक्शन होती है, सेल परचेज की ट्रांजैक्शन होती है ना। तो इसका मतलब बिजनेस लॉ में उन सेल परचेज में कोई डिस्प्यूट राइज हो गया होगा। कुछ दो पार्टीज होंगी, एक पार्टी सेल कर रही होगी, दूसरी पार्टी कोई चीजें परचेज कर रही होंगी। अब एक ने पैसे दिए, दूसरे ने वो चीज डिलीवर ही नहीं की, अब हो गया ना डिस्प्यूट राइज। अब बताएं शाबाश क्या करें? माफ कर दें? माफ करना तो अच्छा होता है। मैंने भाई से कहा, भाई अपनी बाइक बेचते हो? हाँ बेचते हैं। 10,000 में बेचते हो? 10,000 मैंने दे दिए, अगले दिन से क्लास में नहीं आ रहा जी। अब मैं क्या करूं? ऐसे गए नहीं, हमारा एक एग्रीमेंट हुआ ना, हमारा एक एग्रीमेंट हुआ। हमारा जब एक एग्रीमेंट हुआ, आपको पता है एग्रीमेंट का क्या होता है? एग्रीमेंट, हाँ, जो वो जो है वो ज़बानी कलामी या रिटन फॉर्म में वो वादे जो दो पार्टीज को बाइंड करती है कि दोनों ने वो काम करना है, शायद इस तरह का होता है एग्रीमेंट। पता नहीं ऑफिशियली शायद यही है या डिफरेंट है, मुझे नहीं पता, आगे बताऊंगा, इसके बाद लिखा हुआ। अच्छा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इनके खिलाफ केस फाइल करना चाहिए कि देखें सर, मेरे से वादा किया इन्होंने कि 10,000 दे और मैं आपको अपनी बाइक दूंगा, तो 10,000 लेके ये शूफ हो गया। तो मेरे पास राइट है कि मैं इनके खिलाफ
केस फाइल कर सकता हूं। जब ये डिस्प्यूट अराइज हो गया तब लॉ की वायलेशन हो गई और उस वक्त हमें जरूरत पड़ी कुछ ऐसे क्लॉज ऐड करने की कि अगर इस तरह की सिचुएशन में कोई एक बंदा अपना वादा पूरा नहीं करता तो लॉ क्या कहता है कि इसके साथ क्या होना चाहिए। सर कलम करते हैं फिर ऐसों का, हाँ ऐसों का सर कलम कर दें जो वादा खिलाफी करते हैं, इसके लिए होगा और वही हमने पढ़ना है। जिस एग्रीमेंट की हम बात करते हैं लॉ में हम इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं और वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। क्या चीज है कॉन्ट्रैक्ट, बनता कैसे है कॉन्ट्रैक्ट, ये सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, बल्कि आप मुझे बताएं बिरयानी कैसे बनती है। हाँ, चावल, चिकन, मसाले, ऑयल, हाँ, और ये सारी चीजें। अच्छा, आपने कभी ऐसी बिरयानी देखी है जिसमें चावल ही ना हो? है ऐसी बिरयानी देखी? बिरयानी तो है पर चावल नहीं है इसमें। ऐसी कोई बिरयानी देखी है आपने जिसमें चिकन ही ना हो? वह आप कहते हैं सर सादा 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 बिरयानी, वो तो सादा बाद में बन जाती है ना, बिरयानी के लिए तो ये शायद कंडीशनल है। और कुछ ऐसे होंगे सर बिरयानी के साथ तो बोतल नहीं तो फिर बिरयानी नहीं। अच्छा, इसका मतलब यह है कि अगर इन इंग्रेडिएंट्स में से कोई इंग्रेडिएंट कम हो तो हमारी बिरयानी। अब मैं आपको बताऊंगा कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बता आपको, कॉन्ट्रैक्ट नहीं सिखा रहा आपको, कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है उसमें उसके बाद बताऊंगा। अगर कोई एक एलिमेंट कम हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। बेसिकली वो होंगे क्या, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, एलिमेंट्स ऑफ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी बिरयानी के मैं आपको अब रेसिपी बताऊंगा कौन कौन सी चीजें इसमें होंगी। सबसे पहले ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कॉन्सिडरेशन प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। ये चार चीजें मिलके क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, कॉन्ट्रैक्ट। अगर इन चार में कोई एक चीज मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? फिर नहीं, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता अगर चारों में से कोई एक एलिमेंट भी मिसिंग है तो। अगर चार में से कोई एक एलिमेंट मिसिंग है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब वन बाय वन एक को हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स को। ठीक है, इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये होगा हमारा चैप्टर नंबर 2। ये किसी दूसरे, बाकी जो है वो दूसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। शुरू करें कहां से, ऑफर से। ऑफर का लफ्जी तर्जुमा जो आप ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में वो बताएं क्या है, पेशकश। क्या होता है इसमें, शाबाश, अगला बंदा जो है वो फिर उसको एक्सेप्ट करेगा। आपने इससे पहले किसी को कोई ऑफर की हो, बताएं शाबाश। यस, क्या ऑफर है, क्या ऑफर करते हैं भाई? आप अपने दोस्त को चाय ऑफर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने आपस में जो है वो बैठे हुए तो चाय ऑफर करते हैं, जूस ऑफर करते हैं। ऐसे दोस्त नहीं रखे? अच्छा बताएं शाबाश, या तो वो इसको एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं करता, या फिर नहीं करता। दो बातें ना, वो दो बातें बात की है। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले उसे अपनी विलिंगनेस शो की है, अपनी विलिंगनेस शो की है। चाय का कप आगे करना, ये क्या है, विलिंगनेस शो की है कि आप पिए। क्या करेगा वो इसका, या तो पिएगा या फिर माजरत क्या फिर करेगा, शुक्रिया शुक्रिया मैंने चाय नहीं पीनी। तो आपने सबसे पहले क्या किया है, यू शो यूर विलिंगनेस। विलिंगनेस ये क्या है, ऑफर। कंप्लीट नहीं, ऑफर, ऑफर अभी कंप्लीट नहीं है। किस लिए ये अपनी विलिंगनेस शो करते हैं, किस लिए? हाँ, किसी स्पेसिफिक चीज के लिए विलिंगनेस तो शो हो गई। किस लिए, टू
ऑब्टेन रजामंदी ऑफ, शाबाश, अदर पार्टी। किस लिए? शो विलिंगनेस टू ऑब्टेन, किस लिए? प्लस ऑब्टेन करना कॉन्सेंट ऑफ अनदर पार्टी। फिर से सुने, आप चाय का कप पेश करते हैं, आपने अपनी विलिंगनेस शो की ना, आपकी विलिंगनेस क्या है? चाय पेश करना। बताएं शाबाश, अगली किस लिए? टू ऑब्टेन द कॉन्सेंट, क्या अगला बंदा या तो ये चाय पिए या एक्सेप्ट करे, या फिर ना करे, या ना करे, ये बात की बात है। ना करना, एक्सेप्ट करना, ये बात की बात है। बताएं शाबाश, ये ऑफर हुई कि नहीं? दिस इज कॉल्ड ऑफर। अब ऑफर में दो बातें होती हैं। यानी आप ऑफर करते हैं किस लिए? टू डू के लिए, किसी काम को करने का कहा जा रहा हो, या ना करने का, और नॉट टू डू समथिंग, क्या मतलब इसका? करने को कहा जा रहा है और किसी काम को ना करने या रोकने को कहा जा रहा है। ये भी ऑफर हो सकती है। यानी आप किसी काम से रोक रहे हो, तो ये भी ऑफर हो सकती है। अजीब बात है ना, किसी काम को रोकने के लिए ऑफर की जा रही है। करने को तो हो तो फिर तो ठीक है, चाय पियो, पढ़ो, ये करो, वो करो, ये करने को तो कहा जा सकता है। ना करने को कैसे कहा जा सकता है? सर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ। हाँ, शाबाश भाई, अपनी बाइक बेचते हो? हाँ, अपनी बाइक, ये क्या है? बेचते हो। टू डू समथिंग है ये। क्या है ये? टू डू समथिंग। भाई अपनी बाइक बेचते हो, ये है टू डू समथिंग। अब नॉट टू डू की एग्जांपल आप दे सकते हैं? हाँ, प्लीज बाइक ना, किसको ना बेचे? मुझे ना बेचे, प्लीज मुझे बाइक ना बेचे। आप किसी और को नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं है। वो तो आप इसको जो है वो ये नहीं कह सकते कि ये चीज ना बेचो उसको। अच्छा, ऑफर सुने, ऑफर नॉट टू डू की सुने। जेब चेक कराओ, जेब सिगरेट है? वह बैग में होंगे। फिर भाई अगर 1 साल तक सिगरेट नहीं पियोगे आप, तो मैं आपको 1000 रुपए दूंगा। पेशकश है कि नहीं? ऑफर है कि नहीं? बताएं, क्या मैं इनको एब्सटेन कर रहा हूं फ्रॉम डूइंग समथिंग? क्या मैं इनको रोक रहा हूं और बदले में कुछ दे रहा हूं कि नहीं दे रहा? भाई मैं रोक रहा हूं कि भाई अगर आप ये काम नहीं करते तो फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं आपको 1000 दूंगा। पहली एग्जांपल हो गई, नोट तो नहीं करेंगे? हाँ तो करे ना, शाबाश। कौन सी एग्जांपल? सिगरेट वाली एग्जांपल। टू डू की तो बेतहाशा एग्जांपल हो सकती है। नजर नहीं आ रहा? क्या नजर नहीं आ रहा? इधर मैं लिख रहा हूं इसलिए नजर नहीं आ रहा, या कोई कलर ऐसा है जो नहीं? इस साइड से होगा ना, इस वजह से नजर नहीं आ रहा ज्यादा। भाई बता दो ना, साथ वाले से पूछ लो। ये मैंने लिखा हुआ एलिमेंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, इस साइड पे लिखूं। आप इधर आ जाओ, आप उधर, हाँ आप दोनों उधर आ जाओ जिनको नजर नहीं आ रहा। हाँ पूछते नहीं है घर वाले? हाँ पीआरसी तो हो गया, आप कितना रह गया सीए? आधा हो गया सर। आधा सी हो गया, बस थोड़ा ही रह गया। शाबाश, दूसरी एग्जांपल नोट करें, दूसरी एग्जांपल लिखें। भाई मेरी दुकान के भाई जो है वो अपनी दुकान लगा रहे हैं। मैंने कहा अगर आप अपनी दुकान यहां से शिफ्ट करते हैं तो मैं आपको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, 1 लाख रुपए दूंगा। यानी क्या मैं, अब बताएं शाबाश, उनको वहां पे बिजनेस करने से रोक रहा हूं ना? आप यहां अपनी दुकान अगर नहीं लगाते, रेडी नहीं लगाते, किसी दूसरी जगह जाते हो, तो फिर इसके मेरे से पैसे ले लेना। अक्सर आपने देखा होगा लोग करते हैं ये वो काम। तो ये उनकी तरफ से क्या है? पेशकश है, एक ऑफर होती है।
ऑफर है नॉट टू डू समथिंग की, नॉट टू डू समथिंग की ऑफर है। अच्छा, नॉट टू डू की 2 एग्जांपल हो गई, काफी है ये 2 एग्जांपल, नोट कर लें शाबाश, एग्जांपल आप याद रखेंगे। टू डू की एग्जांपल, टू डू की और एग्जांपल तेरे शाबाश कोई। अगर पहली अटेम्प्ट में ये पेपर पास करते हो तो मैं आपको चॉकलेट गिफ्ट करूंगा। ये क्या है? बड़ी वाली चॉकलेट होगी। टू डू समथिंग की एग्जांपल है, टू डू समथिंग की एग्जांपल है ये भी। ठीक है, चले अल्लाह करे डेफिनेशन यही हो, आ जाए। एन ऑफर और प्रोपोजल, प्रपोजल भी कहता हूं ऑफर को। अच्छा, अल्टरनेट टर्म है तो कोई एक याद करे ना। हाँ, आज से तकरीबन 3-4 अटेम्प्ट पहले आई कैप ने ये अल्टरनेटिव टर्म्स यूज किए और मोस्टली तकरीबन 50% से ज्यादा आवाम को पता ही नहीं था। वो हमारे एक चैप्टर है, एक कज़ाई कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, उसके लिए उसने लफ्ज कॉन्स्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट का यूज किया। बच्चे कहते हैं ये तो सर पढ़ाया नहीं, ये तो पढ़ाया नहीं। हाँ, अब ऑफर पढ़ाया ना मैंने, प्रपोजल तो मैंने पढ़ाया नहीं। आप भी ऐसे करेंगे ना, ये तो सर ने पढ़ाया नहीं था। मीन्स शोइंग विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग टू ऑब्टेन अनदर पर्सन्स कॉन्सेंट। कॉन्सेंट किसे कहते हैं? रजामंदी। शाबाश, लिख लिया कर ये अल्फाज। द पर्सन हु मेक्स द ऑफर इज कॉल्ड ऑफरर। क्या कहा जाता है? ऑफरर। द पर्सन हु मेक्स इज कॉल्ड ऑफरर। पर्सन हु रिसीव द ऑफर इज कॉल्ड ऑफरी। ठीक है, क्या? ऑफरर कौन होता है? ऑफर करने वाला, और जिसको ऑफर की जा रही है वो ऑफरी। ऑफरी। ठीक है, फिर से बताएं सब, ऑफरर कौन होगा? जो ऑफर करने वाला है, जो ऑफर कर रहा है, और जिसको ऑफर की जा रही है। शाबाश, ऑफ री। मिस्टर ए ऑफर करता है मिस्टर बी को, मिस्टर ए ऑफर मिस्टर बी टू सेल हिज बाइक ₹50,000 बाइक और ₹50,000। बताएं शाबाश, ऑफर किसकी तरफ से है? ए की तरफ से है। ए की तरफ से है तो ऑफरर कौन हुआ और ऑफरी कौन हुआ? अगर मिस्टर बी कहता है भाई आप अपनी बाइक 50,000 में बेचते हो, बताएं शाबाश, ऑफरर कौन हुआ? बी ऑफरर और ए ऑफरी। ऑफरर और ऑफरी, क्लियर? वो दूसरे जब क्या लिखा हुआ आगे? अभी नहीं। मिस्टर बी कहता है मिस्टर ए आप मुझे बाइक बेचते हो 50,000 में? ए ने कहा यस। व्हाट इज दिस यस? क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? ये क्या है? ये यस है, ये यस ये है, ये देखें। टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ अदर पर्सन। यही तो हम चाहते थे ना, यही तो हम चाहते थे, भाई मुझे बाइक बेचते हो 50,000 में? कहता यस। तो जैसे उसने बोला यस, बताएं सबस कॉन्सेंट, यही तो आप चाहते थे ना, यही तो आप चाहते थे। बस हो गया ना, अब ये बात हो गई ना। आपकी तरफ से ऑफर, उसकी तरफ से क्या हुआ? एक्सेप्टेंस हो गई। इसकी तरफ से एक्सेप्टेंस हो गई। एक्सेप्टेंस के डेफिनेशन में अल्लाह करे यही लिखा हो, व्हेन द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड। ऑफर लिखा हुआ था, कोई बात नहीं, आपने अपने मुबारक हाथों से लिखा है, लिखा हुआ ना आपने, इधर लिखा हुआ है ऑफरी। व्हेन द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड गिव्स यस, it is called an offer becomes a promise. An offer accepted becomes a, जब ऑफर हमारी एक्सेप्ट हो गई फिर बना ये क्या? प्रॉमिस। तो प्रॉमिस कैसे बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू
प्रॉमिस। तो मेरे से बेसिकली पूछें कि सर ये चैप्टर है क्या, तो मैं कहूंगा ये प्रॉमिस का चैप्टर है। अब आपसे कोई पूछे तो आप क्या देना, प्रॉमिस, ताकि वो मजबूर हो अगले सवाल व्हाट इज प्रॉमिस, आपने कहना ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, हाँ दूसरों को मुश्किल तो लगे ना थोड़ा सा, ये मुश्किल है। द पर्सन मेकिंग, आगे ये इधर भी लिखा हो, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज द ऑफर, द पर्सन एक्सेप्टिंग इट इज द ऑफरी। अच्छा, जब ये एक्सेप्टेंस हो गई, जब ये एक्सेप्टेंस हो गई, अच्छा शादी से पहले तो लड़का लड़की होते हैं, जब एग्रीमेंट हो जाता है, जब कबूल है हो जाता है, उसके बाद फिर क्या कौन होते हैं, हाँ उसके बाद फिर होते हैं हस्बैंड वाइफ, ये है हस्बैंड वाइफ। ठीक है, उससे पहले तो लड़का लड़की है ना। तो ये प्रोमिसर कब बनता है, शाबाश, जब एक्सेप्टेंस हो जाती है, शाबाश, जब एक्सेप्टेंस होगी। ये प्रॉमिस ही कब बनेगा, जब एक्सेप्टेंस होगी। इसलिए जब ऑफर मैं बता रहा था तो मैंने इस पे हाथ रखा था, वो आपने देख लिया था, वो और बात है। ठीक है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज द ऑफरर, लेकिन जब एक्सेप्टेंस हो गई तो ये ऑफरर हमारा बन गया प्रोमिसर, और ऑफरी बिकम प्रोमिजी। अब बताएं शाबाश, आपसे कोई पूछे प्रोमिजी कौन होता है, जो ऑफर एक्सेप्ट करता है, जो ऑफर एक्सेप्ट, और ऑफरर कौन होता है, जो ऑफर करता है। प्रोमिसर कौन होता है, जिसकी ऑफर को एक्सेप्ट किया जा रहा हो, या जिसकी ऑफर को एक्सेप्ट किया गया। उससे पहले वो प्रोमिसर नहीं होता, उससे पहले वो प्रोमिसर कब बनता है, जब उसकी ऑफर को एक्सेप्ट किया गया, जब उसकी ऑफर को एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें होंगी। चले मैं एक एडिशनल, एक तो एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, वो आपसे पूछता हूं। निकाह के दौरान कहा गया कि क्या आपको कबूल है, वो कहते हैं हाँ कबूल है, लेकिन कबूल है लेकिन, बताएं शाबाश, ऑफर थी ना, क्या आपको कबूल है, सारे गवाहों उनकी मौजूदगी में, क्या आपको ये कबूल है, उन्होंने कहा हाँ कबूल है, लेकिन लॉ भी कहता है कि इसमें लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जैसे निकाह में होता है लेकिन वेकिन कुछ नहीं, कबूल है तो हाँ है। उससे पहले अगर कोई टर्म्स एग्री करनी है ना तो वो पहले कर लेना, कबूल है के वक्त सिर्फ कबूल है होगा। अगर उस वक्त आपने कह दिया हाँ कबूल है, पर सोना एक नहीं 10 तोले होना चाहिए, ये तो ना करने वाली बात है ना, सीधी सीधी। आज का रेट अगर लगा दें 5,10,000, तो फिर तो ना करने वाली बात है। बच्चा अभी कैफ में है, वो कैसे कर सकता है। तो ये भी कहता है, लॉ भी कहता है कि आप इसको एक्सेप्ट करोगे, लेकिन के साथ नहीं करना, अगर मगर के साथ नहीं करना। इसका मतलब क्या है कि जो ऑफर होगी एज उसी को एक्सेप्ट करोगे, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये एडवांस का एक कॉन्सेप्ट था, आगे हम पढ़ेंगे। तो यहां तक किसी को बात समझ आई हो, आगे बात समझ, कोई सवाल शाबाश। ऑफर एक्सेप्टेंस में कोई सवाल, ऑफर एक्सेप्टेंस में कोई सवाल। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपसे पूछ लेता हूं, देखते हैं कितनी बात आपको समझ आई है। आपसे भी मैंने एक वादा किया है, पहली अटेम्प्ट में पास करेंगे तो चॉकलेट। मैंने खुद से वादा किया, अगर मैं ये चैप्टर 2 दिनों में बच्चों को कंप्लीट करवाता हूं तो मैं खुद को एक चॉकलेट गिफ्ट करूंगा, और 2 दिनों में नहीं हुआ। 2 दिनों में बताएं, डिस्प्यूट राइज होगा ना। अब वादा था ना, खिलाफी हो गई ना, अब डिस्प्यूट राइज हो गया, भागा भागा मैं गया कोर्ट, मैंने कहा जज साहब ये देखे ना, मैंने खुद से वादा किया था कि अगर 2 दिनों में कंप्लीट करवाता हूं खुद को चॉकलेट गिफ्ट करूंगा। अब नहीं करवाया तो मैं खुद चॉकलेट गिफ्ट नहीं कर रहा। चेक करना चाहिए ना मुझे, मैं खुद को एक चॉकलेट गिफ्ट करूंगा। अब देखे ना सर, मुझे ये जो है वो जज साहब, मैं खुद को ये कंप्लीट नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूं। नहीं, मैं हूं और मेरे साथ भी मैं हूं। हाँ, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, ऑफर में ऐसे नहीं हो सकता। ऑफर के लिए क्या है, 2 पार्टीज का होना उसके लिए जरूरी है। एक को हम क्या नाम देंगे, ऑफरर और ऑफरी, शाबाश। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। ओके, ये लिखा हुआ है एक्सप्रेस आर इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस।
कल ये भी डिस्कस करते हैं। उससे पहले ऑफर की एक दो एग्जाम्पल और, ताकि ये कॉन्सेप्ट भी हमें समझ आ जाए। आपने देखा होगा जब आप अगर आप गाड़ी में बैठे हुए तो वो बच्चे आते हैं और शीशा साफ करते हैं, है कि नहीं? शीशा साफ करते हैं। वो जैसे आते हैं शीशा साफ करने लगते हैं, आपने उससे कुछ नहीं कहा, रोका नहीं, आपकी तरफ देखते हैं, एक दफा देख लेते हैं, उसके बाद फिर वो शुरू हो जाते हैं। बताएं सबस, जब उसने आपकी तरफ देखा तो ये उसकी तरफ से ऑफर थी ना? ऑफर थी। और आप या तो हाथ से इशारा करते हैं या अपना फोन देख रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये आपकी तरफ से ये कॉन्सेंट है। आप भी रसमंद है, आप भी उससे कुछ नहीं करे, रोक नहीं रहे। तो बताएं सबस, उसकी तरफ से ऑफर है और आपकी तरफ से, लेकिन ना आपने कुछ बोला और ना उसने कोई जवाब दिया, तो ऑफर कैसे हो गई? एक्सप्रेशन इशारों में होगी ना। कभी आप भी तो कहते हैं इशारों में मैं समझ गया, तो ये जो इशारों में है ये भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है। इसका मतलब यह है ऑफर जो है वो इशारों से भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी तो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टोर जाते हैं और आप कोई चीज वहां से उठाते हैं, उठा के काउंटर पे रख देते हैं और उससे पैसे जेब से निकाल के देते हैं, वो आपसे पैसे ले लेता है। क्या बकायदा वहां पे तमाम गवाहों और सबूतों के ये मौजूदगी में आप उसके साथ कोई रिटन कॉन्टैक्ट करते हैं? ऐसे कोई बात नहीं होती, ना कलाम ना कोई कुछ। बस आपने चीज उठाई, उसे वो उस पे काउंटर पे रखते हैं, वो पैसे डिडक्ट करके आपको दे देता है। ऑफर है, एक्सेप्टेंस भी होगी ऑफर की। लेकिन कोई बात, महीने के शुरू में आपका दूध के साथ कांटेक्ट हुआ था और रोजाना आता है और बेचता है और आपको दूध देता है। अखबार वाला रोजाना जो है आपके घर अखबार देखे जाता है। बताएं साहब, क्या रोजाना वो यही कहता है अखबार दूं? आप कहते हो फिर देता है। ऐसे होता है क्या? नहीं, शायद आप सो रहे होते हैं, वो अखबार देके चला जाता है। ऐसे होता है कि नहीं होता? बताएं सब, क्या आपका शहबाज शरीफ का फोन आता है इस महीने बिल भेजें आपको? आप तैयार है? ऑफर है, आपके कॉन्सेंट के लिए कॉल आती है। नहीं, हर महीने आपका बिल आता है बिजली का। कौन बेचता है? गवर्नमेंट बेचती है। और बताएं साहब, आपका कोई बकायदा कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस एग्रीमेंट को या इस ऑफर को हम क्या नाम देते हैं? इम्प्लाइड। क्या? इम्प्लाइड। आप रिक्शे वाले से इधर जो है वो बाहर जाते हैं, बात करते हैं, वो कहता है हाँ आपने कहा बरकत मार्केट तक जाना है, कितने? 200 रुपया। 200 रुपया आपकी तरफ से ऑफर। लेकिन जबानी कलामी है ना, ये जबानी कलामी है। ये जबानी कलामी को कहा जाता है ओरल ऑफर। अभी नहीं लिखना। और कुछ कॉन्टैक्ट, जैसे कॉलेज वालों के साथ आपका कॉन्टैक्ट हुआ, बताएं वो ओरली था ना? नहीं, रिटर्न में था। तो ऑफर जो है वो ओरल ऑफर भी हो सकती है, ऑफर रिटर्न भी हो सकती है, ऑफर बाय भी हो, ऑफर प्रॉस्पेक्टस भी हो सकती है। तो ऑफर अगर ओरल या रिटन हो तो इसका हम नाम देते हैं एक्सप्रेस ऑफर। क्या? एक्सप्रेस ऑफर। और अगर ये बाय कंडक्ट या पास प्रैक्टिस हो तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इंप्लाइड ऑफर। क्या? इंप्लाइड ऑफर। तो ये मोड ऑफ एन ऑफर है। अच्छा इधर देखें, क्लियरली कम्युनिकेटेड इन वर्ड्स, स्पोकन या रिटन। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेप्टिंग एन ऑफर ऑन फोन। आपको कॉल आती है व्हाट्सएप पे, उसका वॉइस मैसेज आ गया कि यस मैं बाइक जो है वो बेचने को तैयार हूं, मैंने भाई को मैसेज किया था, मैंने भाई को टाइप करके मैसेज भेजा। ये कौन सा है? रिटन है। एक्सप्रेस से, शाबाश, उनका वॉइस मैसेज आया, एक्सप्रेस है। और स्पोकन यानी ओरल है। तो ये है मोड ऑफ एन ऑफर। बताएं शाबाश, ऑफर कैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं? एक्सप्रेस ऑफर भी हो सकती है और इंप्लाइड ऑफर भी हो सकती है। इसी तरह एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। इंप्लाइड इज शोन थ्रू एक्शंस, यानी एंजॉयिंग नॉन ग्रेटिशियस सर्विसेज। ये ऐसे है कि जैसे मैं भाई को चॉकलेट देता हूं और वो खा जाते हैं। बताएं शाबाश, क्या मेरी तरफ से ये ऑफर नहीं थी, लेकिन मैं कुछ बोला तो है नहीं मैंने। ये बाय कॉन्डक्ट है। क्या है ये? बाय कॉन्डक्ट है। तो ये बात आपको समझ आ गई? ऑफर की डेफिनेशन, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन, और मोड ऑफ एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक्सप्रेस या इंप्लॉयड। ठीक है, ये ऑफर के भी है और एक्सेप्टेंस के लिए भी है। कोई बात समझ आई हो? आगे क्या है?
कोई अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ एग्रीमेंट? नहीं हुआ ना? तो इसके बाद हम करेंगे एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, अब एग्रीमेंट कैसे करना है बताएं शाबाश। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस किसके बराबर है? प्रॉमिस। प्रॉमिस प्लस कॉन्सिडरेशन अगर हो तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है हमारा एग्रीमेंट। ये क्या होता है? एग्रीमेंट। प्रॉमिस तो सर ठीक है, हमें बात समझ आ गई। व्हाट इज कॉन्सिडरेशन? अंडरलाइन करें। कॉन्सिडरेशन किसे कहते हैं? कॉन्सिडरेशन, नो इट्स नॉट सोचना, ये तो इसका लफ्जी तर्जुमा हो गया। ये तो लफ्जी तर्जुमा हो गया। क्लास के शुरू में क्या बताया कि जो आपको बात समझ आएगी वही नहीं होगा। कॉन्सिडरेशन इज, लिखे बदले में कुछ मिलना। इधर इधर क्या मिल रहा है? इधर क्या है? बाइक। बदले में क्या मिल रहा है? कैश है। अच्छा ये कैश है, इसके बदले में क्या मिल रहा है? दिस इज कॉल्ड कॉन्सिडरेशन फॉर ईच प्रॉमिस। बदले में जो आपको मिलेगा, इंग्लिश में इसको कहते हैं समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न। शाबाश, देखिएगा इधर इससे कहा था ना, यस हो गया था ना। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस। बताएं शाबाश, एक वादा इधर, एक वादा इधर, कितने वादे? पहला वादा किस चीज का? बाइक का। दूसरा वादा, ये वादा किसके बदले है? कैश के बदले। कैश का वादा किसके बदले है? बाइक के बदले। तो इसका मतलब यह है कि हर एक एग्रीमेंट में दो वादे होंगे। कितने? दो वादे होंगे। किस चीज का? फॉर एग्जाम्पल हमारी वाले एग्जाम्पल में कैश का भी और बाइक का, दोनों में से कोई एक मिसिंग होगा। शाबाश। तो क्या नहीं होगा? क्योंकि कॉन्सिडरेशन नहीं है। जो कॉन्सिडरेशन नहीं है तो फिर एग्रीमेंट नहीं। तो बताएं शाबाश, जब कॉन्सिडरेशन नहीं तो क्या हमारी बिरयानी बनेगी? क्योंकि एग्रीमेंट ही नहीं है। तो जब एग्रीमेंट नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन सकता। ठीक है। प्रॉमिस प्लस कॉन्सिडरेशन इक्वल्स टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। बात समझ आ गई आपको? चैलेंज करें आपके कॉन्सेप्ट को, देख लें। ये ना हो कि बने बनाए कॉन्सेप्ट जो है वो भी चले। अब फिर सुने हर एग्रीमेंट में दो वादे होते हैं। कितने? हर एग्रीमेंट में दो वादे होते हैं। बताएं शाबाश, ये वादा ओरिजिनेट कहां से हो रहा था? इधर से ना, इधर से। अच्छा ये भी क्या एक वक्त में प्रॉमिसर और सेम टाइम में प्रॉमिसी हो सकता है? सेम टाइम में प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों हो सकता है? सवाल है, सेम टाइम में प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों हो सकता है? अच्छा अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो सेम टाइम में ये ऑफरर एंड ऑफरी हो सकता है? जब मैं खुद ऑफरर और ऑफरी था लोगों ने कहा था नहीं हो सकते। चॉकलेट वाले केस में तो आपने कहा था सर नहीं हो सकते। नहीं तो मैं भी तो ऑफरर और ऑफरी था। मैंने भी तो खुद कहा था कि अगर मैं 2 दिन में मुकम्मल नहीं किया तो मैं खुद को चॉकलेट गिफ्ट करूंगा। तो इधर भी तो ये देखें ना, ये देखें, ये ऑफरर भी है और ऑफरी भी है। हाँ शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इसमें वादे क्या है? दो वादे हैं। और दोनों क्या सेम वादा है? डिफरेंट वादे हैं। शाबाश। ये ऑफरर होगा कब? जब ये कहेगा कि बाइक बेचते हो, उस वक्त ये ऑफरर। और दूसरा 50,000 का वादा होगा तो उस वक्त ये क्या होगा? ऑफरी। तो इसका मतलब यह है कि एक बंदा साइमल्टेनियसली, अगर एग्रीमेंट है तो ऑफर भी हो सकता है और ऑफर भी हो सकता है। लेकिन ये तो जब हो गया एग्रीमेंट तो इसका मतलब एग्रीमेंट से पहले तो कबूल है हो चुका होगा। मींस कि हम इसको ऑफर का नाम नहीं देंगे फिर। शाबाश।
प्रो में जर भी हो सकता है, प्रो में जी भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ आ रही है ना? हाँ, ओके। प्रॉमिस प्लस कॉन्सिडरेशन बराबर है किसके? एग्रीमेंट के। आखिर में है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? क्या होगा जब यही एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ भी हो, तो ये बनता है कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज मीन बाय एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ? एनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है? एनफोर्सेबल यानी जाके कोर्ट में उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हो हम। ये इस काबिल है कि हम जाके कोर्ट में इन्फोर्स करवा सकते हैं कि जज साहब देखे ना, वादा किया था, अब ये अपना वादा पूरा नहीं कर रहा। तो ये अगर इन्फोर्सेबल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, इन्फोर्सेबल नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं। इन्फोर्सेबल है तो कॉन्ट्रैक्ट है, इन्फोर्सेबल नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं। अच्छा, इन्फोर्सेबल तो बाद में, एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल की लिस्ट जो है वो बेतहाशा है, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। बेहतर नहीं है कि मैं ये 3 आपको बातें बता दूं कि इसके अलावा बाकी जितने भी है ये इन्फोर्सेबल है। इन तीनों के अलावा बाकी सारे के सारे इन्फोर्सेबल है। फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इल्लीगल एग्रीमेंट्स लिखा हुआ है, इल्लीगल एग्रीमेंट्स। इल्लीगल बोले तो अगेंस्ट द लॉ, ऐसे एग्रीमेंट जो अगेंस्ट द लॉ हो। अगर कोई एग्रीमेंट अगेंस्ट द लॉ है वो एग्रीमेंट है इन्फोर्सेबल। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूरा महीना पढ़ाया, प्रिंसिपल साहब मुझे कहते हैं सर पैसे तो नहीं है, थोड़े से पैसे ले लेना, थोड़ी सी चर्च ले लें। ठीक है ना? तो ठीक है ना, क्या मसला है इसमें? और इक्वल वैल्यू पूरी करूंगा सर, मैं पूरी वैल्यू दूंगा। बताएं शाबाश, ये चर्च लीगल है ना? इल्लीगल है तो बताएं शाबाश, मेरे साथ जो वादा किया है बदले में कुछ देने का जो वादा है वो इल्लीगल हुआ कि नहीं? हाँ, तो जब वो इल्लीगल है तो शाबाश इन्फोर्स। यानी अगर वो मुझे तो मैं सीधा जाऊंगा कोर्ट। जज साहब वो देखे ना, इन्होंने कहा था कि मुझे पहले कहेंगे आप इधर आओ। इम्पॉसिबल एग्रीमेंट्स ये भी इनफोर्सेबल नहीं है ना? ये भी इनफोर्सेबल। 1 लाख रुपए दूंगा, उड़ के दिखाओ। 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिखाओ, भाग के दिखाओ, 1 लाख रुपए दूंगा। मुर्दे को जिंदा करके दिखाओ, एक लीगल है, यूके लॉ में है। एसीसी वालों को भी पढ़ाता हूं तो उधर अजीबोगरीब केसेस होते हैं। अच्छा, लॉ बना क्या कभी मैं आपको बताऊंगा, अभी तो शुरुआत है ना, मैं कभी बताऊंगा। चैप्टर 1 बेसिकली ये है कि लॉ कैसे बना, तो मैं बताऊंगा कि लॉ बना। अच्छा, कुछ इसमें जो है वो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, इसको आपको पता है कि ऐड करते हैं कुछ चीज़ें अपनी तरफ से भी। तो कुछ कभी ऐसे होगा कि मैं कि शायद ऐसे हुआ होगा तो फिर लॉ की जरूरत नहीं होगी। जैसे अभी सिचुएशन आपके सामने सारी है, ये कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस है। जो जैसे वो कहता है कि ये जो डेड बॉडी है मैं इसको जिंदा करके दिखाता हूं। अब शमशान घाट में सारे खड़े हैं, वो उनका जो जहां पे वो जलाते हैं। अच्छा, तो वो कहता है आप लोग आंखें बंद करके दिखाओ, आप लोग आंखें बंद करो, मैं मंत्र पढ़ूंगा और आपको जिंदा करके दिखाता हूं। ये कैसे? ये नहीं होता, इसका बाप भी उठेगा, ये तो बाप सामने खड़ा होता ना। अब वो मंत्र पढ़ता है, कहता है जब तक मैं ना कहूं आप लोगों ने आंखें नहीं खोलनी। अब ये शुरू करता है और पीछे से, अब चूंकि वो उठा नहीं, अब इसके घर वाले क्या करते हैं, जाते हैं कोर्ट में केस फाइल करते हैं और क्या कहते हैं, हमारे मुर्दे को इसने जिंदा करके दिखाना था, इसने अपना वादा पूरा नहीं किया। जज साहब इसे कहें कि हमारे ये मुर्दा को जिंदा करें, जब तक नहीं करेंगे हम अपने पैसे भी वापस नहीं लेंगे और इसको छोड़ेंगे भी नहीं। बताएं क्या पॉसिबल है? ये लॉ ने कहा नहीं, ये चूंकि इम्पॉसिबल एग्रीमेंट है तो हर इम्पॉसिबल एग्रीमेंट तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी नहीं है। तो जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बताएं शाबाश, क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? नहीं बनती।
अच्छा, शौहर कहता है कि मेरे मेहमान आ रहे हैं, मेरे मेहमान आ रहे हैं, अच्छा सा खाना बनाए आप, अच्छा सा खाना बनाए तो आपको एक साड़ी गिफ्ट करूंगा। मेहमान आया, अच्छा खाना खा के चले गया और उसके बाद जो है वो फिर, मैं तो मजाक कर रहा था, ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था। उससे पहले भी तो ऐसे हुआ था, बेगम ने भी तो कोई काम का होगा तो उसने क्या, और बेगम का मैं तो नहीं। अच्छा, चले जाते कोर्ट, जज साहब कहते हैं हाँ भाई क्या मसला है, कहते हैं जज साहब देखे ना, इसने कहा था कि ये काम करेगी फॉर एग्जाम्पल। तो बेगम कहती है जज साहब इन्होंने भी तो बड़े वादे किए थे, चांद तारे तो लाऊंगा। बताएं शाबाश, क्या पॉसिबल है? एक तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल की वो एग्जाम्पल भी हो गई, प्लस जो सोशल या डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, इस तरह के एग्रीमेंट होते हैं, ये लॉ कहता है इनफोर्सेबल यूजुअली नहीं होते, ये इनफोर्सेबल नहीं होते। रियल केस सुने, एग्जाम्पल, भाई को किया था, खाने पे इनवाइट किया था, और वो किसी वजह से, किसी मसरूफियत की वजह से वो नहीं आ सके। आप कहते हैं मेरा इतना नुकसान हो गया, आप आए नहीं, तो अब जो मेरा नुकसान हुआ है, यानी जितना मेरा खर्चा हुआ है, वो आपको मुझे पे करना पड़ेगा। अब चले गए कोर्ट, कोर्ट कहता है नहीं, दीज आर डोमेस्टिक या सोशल रिलेशनशिप, और सोशल या डोमेस्टिक रिलेशनशिप में जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो इनफोर्सेबल नहीं होते, वो इनफोर्सेबल नहीं होते। बात समझ आ गई? अच्छा, अभी फिलहाल ये अंडरस्टैंडिंग है, ये जो केसेस जितने भी आपके सामने रख रहा हूँ, ये थोड़ा सा आगे जाके जो है मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी करूंगा और इसका कोई एक्सेप्शनली एक हल निकालूंगा कि ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। एक एग्जांपल सुने, जुमे की नमाज में मौलाना साहब ने खुतबा दिया कि 1 रुपया खर्च करेंगे तो इतना फ़ायदा होगा, अपने ऊपर करेंगे तो इतना फ़ायदा, दूसरों के ऊपर खर्च करेंगे तो अजर अजीम होगा, यानी जन्नत आपके आंखों के सामने। अब आप कहते हैं कि अगला नेक्स्ट स्टेप तो जन्नत ही है। जज्बात में आके, जज्बात भी बड़ा, वो खिताब भी जज्बाती था, आप जज्बात में आके कहते हैं साहब मेरी तरफ से जो है वो 50,000 रुपये, मेरी तरफ से 50,000 रुपया। तो लॉ कहता है जो रिलीजियस इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, ये इनफोर्सेबल यूजुअली नहीं होते, ये रिलीजियस इनफोर्सेबल नहीं होते। ये एक्सेप्शन उसकी लिखी हुई है, ठीक है, ये इसकी एक्सेप्शन लिखी हुई है। ये एक्सेप्शन जो है वो आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। जहां पे लॉ में अनलेस का लफ्ज आता है तो इसका मतलब ये, अच्छा, अनलेस प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू, इसका क्या मतलब होता है? हाँ, ये सारी की सारी क्या है? एक्सेप्शंस है। तो अनलेस को आप सर्कल करें और लिखें एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन आगे भी लिखा हुआ है कि पार्टीज क्लियरली इंटेंडेड लीगल रिलेशंस, यानी इनकी इंटेंशन थी लीगली इसको रजिस्टर या इनफोर्स करवाने की। जिसकी एग्जाम्पल में आएगा, इसकी एग्जाम्पल में आएगा कि फॉर एग्जाम्पल पहले तो मियां बीवी थे, डाइवोर्स के केस में अब क्या होगा? डाइवोर्स के केस में क्या होगा? अब बताएं साहब, अब अगेन ये इनफोर्सेबल नहीं रहेगा? नहीं, अब इनफोर्सेबल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई फैमिली बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है तो उसमें तो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी ना, तो लॉ कहता है उसमें भी इनफोर्सेबल होगा, ठीक है। ये तीनों सच एग्रीमेंट्स आर कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड कहते हैं नॉट इनफोर्सेबल, यानी मेरे खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते, मेरे खिलाफ जो है वो लीगल एक्शन नहीं ले सकते आप। ओके जी। सर एग्रीमेंट में तो लॉ इन्वॉल्व ही नहीं है, जब इसमें लॉ इन्वॉल्व होता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, तो फिर क्यों कर रहे हैं कि इनफोर्सेबल बाय एग्रीमेंट, इनफोर्सेबल बाय लॉ या नहीं? एग्रीमेंट में लॉ इन्वॉल्व नहीं है तो ये जो ऑफर और एक्सेप्टेंस थी ये किसकी तरफ से थी? ये भी बाय लॉज हैं। अभी तो हमने सिर्फ डिफाइन किया है, इसके बाद इसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे। ऑफर कब समझी जाएगी ऑफर है, एक्सेप्टेंस कब एक्सेप्टेंस समझी जाएगी, क्या हम इस ऑफर को खत्म कर सकते हैं, ये ऑफर कैसे कैसे खत्म होगी, ये सारा कुछ लॉ ने बताया हुआ है। तो एग्रीमेंट जो है वो ये भी बाय लॉ है, लेकिन ये जो इनफोर्सेबिलिटी है ना, इसमें सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है कि क्या अगर तो ये अनट्रू साबित हो जाए या इसकी वायलेशन हो जाए तो जाके कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं कि नहीं, ये इनफोर्सेबिलिटी ये है। अगर एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ है और कॉन्ट्रैक्ट है, इन दोनों में फिर हम इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? एग्रीमेंट को और कॉन्ट्रैक्ट को नेक्स्ट फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे,
ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारा यही है, इसलिए जो है वो मैंने थोड़ा सा मैंने आपको बताया ये स्कोप ये है, सिर्फ इतना, इस चैप्टर का स्कोप ये है। अब ये प्रॉमिस, अभी तो हमारा एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, नेक्स्ट चैप्टर में फिर मैं इसको ऐड करूंगा, इस चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर में ऐड करूंगा ये, और फिर जाके मैं आपको बताऊंगा कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब ये चीजें भी हो। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इसलिए मैंने आपको ये सबसे पहले लिखवाया है कि आपको पता हो कि हमने करना क्या है, हमने करना क्या है, स्कोप आपके सामने क्लियर है। ये अब 2-3 चैप्टर्स तक हम यही बातें पढ़ेंगे, और ये ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, एग्रीमेंट और ये सारी चीजें जो है ये आपके लिए बहुत अहम है। लॉ में जो भी बात होगी ये चारों में से कोई एक एलिमेंट जरूर होगा, जरूर जरूर होगा। ठीक है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ की या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की आप बात करेंगे। यहां तक कुछ कोई बात समझ आई? अभी बिल्कुल बेसिक्स हैं, अभी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो रही है, तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए, एक एक टर्म को, एक एक लफ्ज को अंडरस्टैंड करना। अच्छा, ये आप मुझे बताएं ना जी, ओरल में हमारे पास एविडेंस नहीं होते, बाद में वो ना माने तो उसका क्या करते हैं, जवाब देता हूं। सबसे पहले मुझे ये बताएं, 2 पार्टीज एग्री, बताएं शाबाश, प्रिंसिपल के साथ मेरा तो एग्रीमेंट था, ठीक है मैं चर्च ले लूंगा, था ना, एग्रीमेंट तो हो गया ना, बदले में कुछ देना एग्रीमेंट था, बदले में देना या लेना एग्रीमेंट था ना, हो तो गया ना एग्रीमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट, यही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट आके बनता है कि नहीं बनता, ये बताएं शाबाश, बनेगा कि नहीं? लेकिन दोनों पार्टीज एग्री कर रही हैं, हाँ, इन्फोर्सेबल नहीं है। मैंने आपको बताया बन तो जाएंगे चावल आपके, पर उस चावल को आप बिरयानी नहीं कह सकते, अगर कलर ऐड नहीं करेंगे तो आप बिरयानी नहीं कह सकते। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? शाबाश। अच्छा, मुश्किल हो जाएगा सवाल, हो जाए, देख लें। ओके, ए और बी ने एग्रीमेंट किया, मैंने भाई से कहा भाई अपनी बाइक बेच दो 50,000, भाई ने कहा हाँ सर 50,000 तो ठीक है बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है, इन्होंने मुझे बाइक ट्रांसफर की, एक तो सिचुएशन ये कि मैं पैसे नहीं देता, मैंने कहा अच्छा मैं ऐसे करूंगा 25,000 अभी दूंगा, 25,000 बाद में दूंगा, बताएं मैंने पैसे कम ज्यादा किए हैं? नहीं ना किए, उतने ही है। बताएं शाबाश, क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? क्यों नहीं? हाँ, ये इसमें कॉन्सेप्ट है, जब आपने एक्सेप्टेंस देनी है ना तो आप एज इट इज एक्सेप्टेंस देंगे। इसमें जैसे मैंने कहा 50,000 दूंगा लेकिन 25, लेकिन जैसे ही लफ्ज आ गया 25 अभी 25 बाद में कहता नहीं ये एक्सेप्टेंस नहीं हुई, ये एक्सेप्टेंस नहीं थी, ये एक्सेप्टेंस नहीं थी, 50,000 ही दूंगा, 50,000 ही दूंगा। ये कॉन्सेप्ट सारे एडवांस के कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सारे एडवांस के कॉन्सेप्ट। अच्छा, 2 सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं, आपने बताना है कौन से में ये एक्सेप्टेंस जो है ये वैलिड एक्सेप्टेंस है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कांटेक्ट किया बाइक का 50,000 का, मिस्टर ए ने कहा हाँ जी 50,000 मैं आपको ट्रांसफर करूंगा, या मिस्टर ए कहता है मैं आपको बाइक ट्रांसफर करूंगा आपकी शादी के बाद। लॉ कहता है, मैं नहीं कहता, ये लॉ में लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है, ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूं ये लॉ की ज़बान है। और याद रखिएगा मैं किताबुल बत्तन से लॉ में कोई बात नहीं करूंगा, मैं अपने पेट से कोई बात नहीं करूंगा, अगर मैं पेट से बात करूंगा तो लॉ की वायलेशन हो जाएगी, लॉ मुझे छोड़ेगा नहीं। बी ने, मिस्टर ए ने कहा हाँ आपकी शादी जब होगी उसके बाद फिर मैं आपको बाइक ट्रांसफर करूंगा। जी सही है ना? 50,000 ले लिए, और बाइक में आपको, ये भी एग्री करता है, ये भी एग्री करता है कि मिस्टर ए कहता है आपकी जब शादी होगी तो फिर मैं आपको बाइक ट्रांसफर करूंगा। मिस्टर बी ने कहा कि ठीक है, हाँ दोनों एग्री कर रहे हैं, दोनों एग्री कर रहे हैं। बताएं शाबाश, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वैलिड है, वादा प्रॉमिस हो गया। लॉ कहता नहीं, लॉ कहता नहीं। अब पूछो ना मेरे से क्यों नहीं, शादी अनसर्टन है, शादी क्या है? अनसर्टन। लॉ कहता है ये अनसर्टन है, पता नहीं होगी भी कि नहीं होगी, डेट जो मर्जी फिक्स हो जब तक हुई नहीं ना, लॉ कहता है नहीं, लॉ कहता है नहीं। अच्छा,
मिस्टर ए कहता है जब मिस्टर सी की डेथ हो जाएगी उसके बाद फिर मैं आपको ट्रांसफर करूंगा। ये बताएं शाबाश, बताएं शाबाश, सही है कि नहीं? और लॉ कहता है ये सही है क्योंकि डेथ तो सर्टन है, डेथ सर्टन है, पर ये शादी मैरिज जो है ये अनसर्टन है। लॉ कहता है डेथ तो होनी ही होनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद, नहीं तो 100 साल बाद, शादी का कोई नहीं पता। अगर पहले उनकी हो जाए, A और B के एक सेकंड जी, एक ही person। हाँ तो वो केस भी है, वो केस भी है, वो डेथ और इंसैनिटी अभी आपने देखा ना, वो आगे लिखा होता है ऑफरर, अगर ए ऑफरर है तो उसकी डेथ हो जाए क्या करेंगे, ऑफरी वो हो जाए। कहा था इंटरेस्टिंग बहुत, क्योंकि ये सारी एग्जांपल्स या सारे आपके जहन में जो ये मसले मसाइल आते हैं इसमें ये लॉ में इसका हल है। ठीक है, आज कुछ केसेस आप देखिए, मैंने जानबूझ के कुछ फ्यूचर के आपको केसेस बताए ताकि मैं इसको लिंक कर सकूं आगे भी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे, ऑफर को डिस्कस करेंगे मजीद। ठीक है, यहाँ तक शाबाश, किसी को कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है, सब अच्छा है जी। ओरल में, हाँ सच सवाल है कि सर अगर ओरल में हमारे पास एविडेंस तो लॉ में मेरे से एक सवाल, 2 सवाल आप पूछेंगे। क्यों का सवाल नहीं पूछेंगे? क्योंकि ये लॉ में लिखा हुआ है। कैसे सवाल नहीं पूछेंगे? ये लॉयर का काम है, हमारा काम नहीं है। ठीक है, ये लॉयर का काम है, वकीलों ने साबित करना है, ये हम साबित नहीं करेंगे। कैसे वकीलों का काम है, कैसे साबित करते हैं वो। ठीक है, वो तो वकील जो झूठ को सच साबित कर सकते हैं, तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो है ही सच। ठीक है बच्चों, ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।